तो हेलो बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट विवेक तिवारी और आप देख रहे हैं श्री नारायणा यूपी बोर्ड चैनल। बच्चों, एग्ज़ाम हो चुके हैं और आपके दिमाग में भी ये लगातार चल रहा होगा कि एग्ज़ाम होने के बाद जो आपका परसेंटेज आने वाला है उस परसेंटेज पे आपको स्ट्रीम क्या लेना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, अथवा बहुत सारे बच्चे पहले ही ये डिसाइड कर चुके होंगे। तो आपने डिसीजन ये जो मेक किया है, जो आपने डिसीजन मेकिंग किया है, क्या ये केवल अपने दोस्तों को देख करके किया है, अथवा केवल पेरेंट्स की राय पे किया है, अथवा केवल आपको अपने मन से ये लगता है कि नहीं इस फील्ड में ज़्यादा रुपया है, ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इज्जत, ज़्यादा मान सम्मान है, इसलिए मुझे कर लेना चाहिए। तो इन सारी बातों का उत्तर बच्चों एक वीडियो में देने के लिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। इस पूरे वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि आफ्टर 10th 11th में जाने पे आपको कौन कौन से स्ट्रीम लेने चाहिए अपने लिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो की चलते हैं पहली साइड पे जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलने वाली है। तो पहली स्लाइड पे जरा कुछ मुझे क्लियर करनी है बातें, उनको पहले आप देख लेते हैं। सबसे जरूरी बात क्या है, अगर स्ट्रीम आप कोई भी चूज करते हैं तो आपको परसेंटेज भले कुछ भी है, लेकिन स्ट्रीम चूज करने से पहले कुछ जरूरी बातें हमारे दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए बच्चों। कुछ जरूरी बातें हमारे दिमाग में होंगी तभी हम स्ट्रीम चूज कर पाएंगे। जैसे पहली बात क्या है, स्ट्रीम चूज करते समय हमें तीन चीजें जरूर देखनी है बच्चों। ये तीन चीजें कौन सी हैं? पहला है इंटरेस्ट। मान लीजिए हम लेते हैं साइंस, ठीक है, हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस में भी दो स्ट्रीम बन जाती है बच्चों। एक बन जाता है आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी रहता है। दूसरा आपका बन जाता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और इधर से बन जाता है हिंदी इंग्लिश। ठीक है, मोस्टली मैं बताऊं बच्चों कि पीसीबी और पीसीबीसी जो बच्चे लेते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो लेते हैं, मोस्टली बच्चे मेडिकल लाइन की ओर मूव कर जाते हैं। वहीं पर जो मैथ वाले बच्चे हैं वो इंजीनियरिंग की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है, आगे उनका करियर कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बनता है, अथवा तो फिर आगे उसके लिए पढ़ा लेखपाल इत्यादि और एसएससी और बैंकिंग के लिए तो रास्ते खुले ही हैं इन सबके लिए। लेकिन मोस्टली बच्चों का मैं बताऊं, जिनका मेडिकल में जाने का मोटो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और जिनका इंजीनियरिंग में जाने का मोटो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ बच्चों चूज करते हैं। तो पहली बात है आपका इंटरेस्ट होना जरूरी है। क्या आपका इंटरेस्ट है साइंस पढ़ने में? खुद से पूछिए कि क्या मुझे इंटरेस्ट है। जब मैं साइंस की बुक खोलता हूं, जब मैं साइंस के नोट्स खोलता हूं, तो क्या मुझे अंदर से रुचि लगती है पढ़ने में? मैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा खुद से बैठ करके साइंस पढ़ता हूं, मुझे अच्छा लगता है साइंस पढ़ने में कि नहीं? यदि ऐसा है तो ही बच्चों आप साइंस चूज करेंगे, अथवा तो आप साइंस चूज नहीं करेंगे बच्चों। जबरदस्ती के लिए केवल मेरे माता पिता को पसंद है साइंस की, बच्चा साइंस पढ़े इसलिए आप चूज करिए, तो मत करिए। केवल यह देख करके कि मेरे दोस्त लोग साइंस पढ़ने जा रहे हैं, साइंस वर्ग ले रहे हैं, आगे वो लोग नाम कमाएंगे तो मुझे भी साइंस ले लेना चाहिए, इसलिए भी मत करिए। केवल इसलिए कि आपके विद्यालय में केवल साइंस है 11th में और कोई है ही नहीं, इसलिए भी चूज मत करिए बच्चों, क्योंकि आगे आपके साथ बहुत अन्याय हो जाएगा यदि आप अनचाहे मन से यहां पर चूज कर लेते हो साइंस को। उसी प्रकार मैं बात कर सकता हूं, कोई बच्चा मान लीजिए आर्ट चूज करता है, ठीक है, तो आर्ट में क्या क्या सब्जेक्ट आ जाएंगे भाई? हिंदी इंग्लिश कंपलसरी है, उसमें एजुकेशन आ जाता है, सोशियोलॉजी आ जाती है, फिलॉसफी आ जाती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो बच्चे आर्ट साइड से जाते हैं मोस्टली आगे वो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, बैंकिंग, लेखपाल, रेलवे, एसएससी, जीडी, इन सब की करने लगते हैं तैयारियां। तो आर्ट साइड वाले बच्चों को भी फिर वही बात मैं दोहराना चाहूंगा कि पहले अपना आप इंटरेस्ट चूज करिए। क्या आपका इंटरेस्ट है आर्ट्स के सब्जेक्ट को पढ़ने में? ऐसा नहीं है कि आपका मोटो केवल है सिविल सर्विसेज एग्जाम को क्रैक करना, लेकिन सिविल सर्विसेज एग्जाम में मोस्टली बच्चे जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट चूज करते हैं, इसलिए आपने 11th 12th में आर्ट ले लिया, और आप विज्ञान वर्ग के बच्चे थे, आपको विज्ञान अच्छा समझ में आता था, लेकिन आपने कला वर्ग के जब सब्जेक्ट ले लिया तो आपके साथ बच्चों बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, अंदर से मन ही नहीं करता है पढ़ने में, इसलिए आपके साथ बच्चों ये अन्याय होगा। इसी प्रकार ये बात बच्चों लागू होती है कॉमर्स वर्ग में भी, है ना। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वह 9th 10th में कॉमर्स नहीं लेते हैं,
9th-10th में उनके पास कॉमर्स वर्ग का कोई भी विषय नहीं होता है और उसके बाद 11th से वो अपने आप को मॉडिफाइड करते हैं कॉमर्स पढ़ने के लिए। बहुत अच्छी बात है। यदि आपका आगे का रुझान 12th के बाद बैंकिंग इत्यादि में जाने का, सीए आदि की परीक्षा, चार्टर्ड अकाउंटेंट की परीक्षाएं, इन सबको देने का मन है, इन सब के क्षेत्र में आपको जाना और अकाउंटेंसी आपको अच्छा लगता है, नंबर के साथ खेलना अच्छा लगता है, जोड़ना घटाना ये सब बहुत पसंद है, खाता बही खाता ये सब अच्छा लगता है, तो बिल्कुल आप कॉमर्स की लाइन में जाइए। लेकिन अगर आपको खाता बही खाता ये सब अकाउंटेंसी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप कॉमर्स की ओर जाइए बच्चों, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट की बात हुई, पहला आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर जी ने बताया था इंटरेस्ट। अगर हमारा खुद का इंटरेस्ट है, खुद से करता है वो सब्जेक्ट, विषय पढ़ने में हमारा रुचि लगता है, मन लगता है, तो ही उस वर्ग को आप लेंगे। जबरदस्ती अपने साथ मत कीजिएगा या किसी को देख करके कॉपी मत करिएगा। तो पहला हो गया। दूसरा है आपका फ्यूचर गोल, ठीक है बच्चों। आपका जो फ्यूचर गोल है उससे रिलेटेड होना चाहिए। मैंने कहा जैसे किसी बच्चे का मेडिकल अगर है, किसी बच्चे का मेडिकल है और वह कला वर्ग के विषय ले लेता है तो उसका मेडिकल का करियर नहीं बनने वाला है बच्चों, ठीक है। किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का इंजीनियरिंग है, एम क्या है इंजीनियरिंग, लेकिन वो 11th में कला वर्ग लेकर के बैठा है तो भी उसका कल्याण बच्चों होने वाला नहीं है। तो ये मिसमैच नहीं चलेगा। पहले अपना फ्यूचर डिसाइड करिए कि मुझे फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करना है, किस ओर जाना है, उसके बाद आप 11th का सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। 11th के आप बच्चों सब्जेक्ट डिसाइड करेंगे। फिर अगली बात है मेहनत करने की क्षमता। देखिए आप साइंस लीजिए, आर्ट लीजिए, कॉमर्स लीजिए, इनमें से कुछ भी आसान नहीं है। साइंस वाले के लिए आर्ट कठिन है, आर्ट वाले के लिए साइंस कठिन है, साइंस वाले के लिए कॉमर्स कठिन है और कॉमर्स वाले के लिए साइंस कठिन है। तो जो जिसको नहीं आता वो उसके लिए कठिन है बच्चों। तो यहां पर मैं ये कहूंगा कि तीनों ही वर्ग, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट हो, चाहे कॉमर्स हो, ये आपके लिए मेहनत करने वाले वर्ग रहेंगे। फिर एक मैं बात बताऊं कि 9th-10th में आपने जो भी मेहनत की होगी उसकी 2 गुनी और लगभग 2.5 से 3 गुनी मेहनत आपको लगानी पड़ेगी 11th और 12th में उतने नंबर लाने के लिए जितने आपने 10th में लाए हैं। मान लीजिए आपने 10th में 80% लाए तो आप उस समय पढ़ते थे 3 घंटा 4 घंटा, अब आपको पढ़ना चाहिए 8 से 9 घंटा, 10 घंटा। जब आप पढ़ोगे तब जाकर के आपके बहुत बढ़िया मार्क्स आने वाले हैं। समझ गए बच्चों। तो यहां पर आपको मेहनत लगातार करने की क्षमता यदि है उस हिसाब से आप अपने वर्ग को डिसाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा लेता है पीसीएमबी, उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है अथवा मैथ है, तो इसमें क्या है डेली बच्चों प्रैक्टिस करने वाले ये सारे सब्जेक्ट हैं। फिजिक्स भी आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, केमिस्ट्री भी डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बायोलॉजी और मैथ भी आपको पढ़ना आना चाहिए। अब अगर यदि आप डेली नहीं पढ़ते हो, डेली मेहनत बच्चों नहीं करते हो, तो आपके मार्क्स कैसे आएंगे? आप वीकली जो टेस्ट होते हैं उसमें कैसे अच्छा परफॉर्म करोगे, मंथली टेस्ट में कैसे परफॉर्म करोगे, और उसके बाद हाफ ईयरली और हाफ ईयरली परीक्षा में कैसे नंबर लाओगे? तो मेहनत करने की क्षमता, तो ये 3 फैक्टर हैं जो सबसे जरूरी बात है। ऐसा नहीं कि हाँ किसी ने भी कुछ साइंस ले लिया हम उसके पीछे चले गए बच्चों। तो इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, फ्यूचर गोल होना चाहिए और मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है? तो जो नहीं करना है वो देखिए, दूसरों को देख करके स्ट्रीम मत लें। मैं फिर यहां पर बोल दूंगा कि दूसरों को देखकर अपनी तुलना ना करें, ठीक है। दूसरों को देखकर अपनी तुलना ना करें, ठीक है ना, अपनी तुलना ना करें। हो सकता है ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा जीवन लिखा हो, लेकिन दूसरों की तुलना करके आप गलत सब्जेक्ट चूज करके बैठ गए और आगे जाकर के आपको यह एहसास हुआ कि यार हमारी गाड़ी तो बीच पटरी में आकर के रुक चुकी है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने केवल अपने मित्र को देखा कि मेरा मित्र फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पढ़ रहा है तो हम भी इस क्षेत्र में आ गए, लेकिन हम इस क्षेत्र में आकर के बोर होते हैं। भले आपको नौकरी ही क्यों ना मिल जाए, फिर भी जो अंदर की उदासी है वो नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं था, आपको उस क्षेत्र में मेहनत करने की क्षमता नहीं लगी, इसलिए आप गलती से अपने दोस्त को देख करके उसमें आ गए और अब बाद में परेशान हो रहे हैं, ठीक है। और क्या है, सिर्फ सोसाइटी प्रेशर में डिसीजन मत लें। कई बार बहुत सारे बच्चे सोसाइटी प्रेशर में ले लेते हैं, फलाने के बच्चे ने, मिश्रा जी के बच्चे ने, शर्मा जी के बच्चे ने, वर्मा जी के बच्चे ने, यादव जी के बच्चे ने ये ले लिया,
फलाने ने वहां जॉब ले ली, इन्होंने वहां जॉब ले ली। केवल यह देखकर, यह सुनकर कई बार बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि भैया का तो डॉक्टरी में सिलेक्शन हो गया, तो भैया तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं वहां पर उस जिले में, तो हमको भी बायोलॉजी पढ़ना चाहिए, हमको भी डॉक्टर बनना चाहिए। नहीं बेटा, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग है, ये बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को अलग अलग प्रकार की क्षमताएं दी हुई, ठीक है ना। किसी को क्षमता दी है वायुयान उड़ाने की, तो किसी को क्षमता दी है बहुत तेज से साइकिल चलाने की, ठीक है ना। किसी को क्षमता दी है नाव चलाने की बहुत तेजी से, तो किसी को और कोई क्षमता दी हुई है। तो प्रत्येक मानव अपने आप में बच्चों महत्वपूर्ण है, स्पेशल है, और उसके पास एक स्पेशल कैपेबिलिटी है जिसे क्षमता कहते हैं। तो ये स्पेशल क्षमता के अनुसार ही उसको अपने विषय लेने चाहिए, किसी और को देख करके अपनी तुलना करते हुए वह सब्जेक्ट नहीं चूज कर लेने चाहिए। तो आई होप सो इतनी बात सब लोगों को क्लियर हो गई होगी मेरे स्ट्रीम बताने से पहले कि अब क्या स्ट्रीम ले। अब सर स्ट्रीम का चुनाव कैसे किया जाए? सर अभी भी मैं कंफ्यूज हूं, आपने इतनी बात बताई लेकिन उसके बाद भी मैं कंफ्यूज हूं कि मैं अपनी स्ट्रीम का सुझाव कैसे करूं, कैसे चुनाव करूं। मुझे तो साइंस भी अच्छा लगता है पढ़ने में, मुझे आर्ट भी थोड़े बहुत सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं पढ़ने में, मुझे थोड़ा बहुत कॉमर्स भी समझ में आ जाता है सर जी, तो मैं कैसे चुनाव करूं? तो ये उन बच्चों के लिए है जो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं कैसे चुनाव करूं। तो उन बच्चों के लिए मैंने यहां पर एक हिंट दिया है। जैसे आपका रिजल्ट आ जाता है, मान लीजिए आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, आपका रिजल्ट आता है और आपके रिजल्ट में जो टोटल अंक बन रहे हैं वो 90% अथवा 90% से अधिक, यानी 90% से ज्यादा मार्क्स या 90% तक का मार्क्स कर रहे हो, तो आपके लिए दोनों वर्ग खुले हुए हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी आप ले सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी आप ले सकते हैं। बस आपको देखने वाली ये बात है कि आपका रुझान किधर है, इंटरेस्ट किधर है। क्या आपका इंटरेस्ट मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ने में है, अथवा बायोलॉजी के क्षेत्र में कुछ अच्छा करने का है, या फिर इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में कुछ अच्छा करना है, कुछ रिसर्च करनी है, या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अध्यापक, प्राध्यापक, लेक्चरर, प्रवक्ता इत्यादि आपको बनना है। तो यदि उस क्षेत्रों में जाना है तो ही आप इनमें से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अथवा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का चुनाव करेंगे, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूं इंटरेस्ट जरूरी है, किसी भी मित्र को देख के अथवा अपनी तुलना करके ये सब्जेक्ट चूज नहीं करने हैं। 90% वाला व्यक्ति भी आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ सकता है यदि उसका स्वतः इंटरेस्ट आर्ट के सब्जेक्ट पढ़ने में है। ऐसा नहीं है कि 90% वाला बच्चा आर्ट के सब्जेक्ट नहीं ले सकता है। मैं उन बच्चों को हेल्प कर रहा हूं जिनका स्वतः इंटरेस्ट है कि सर मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, या बायो के क्षेत्र में जाकर के जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब में अच्छा अच्छा कार्य करना है। समझ गए बच्चों? तो 90% वालों के लिए यह है कि अगर इतना मार्क्स आप कर लेते हैं तो आपके लिए दोनों ऑप्शन खुले हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ठीक बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। सर यदि इससे कम आते हैं मेरे, अच्छा विकल्प क्या है, पहले आगे के विकल्प की बात कर लें। तो विकल्प आपका बन जाता है, जैसा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से जाओगे तो इंजीनियरिंग का विकल्प हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से जाओगे तो मेडिकल का है, नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा सकते हो। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जरूरी है, तो ये डिफेंस का क्षेत्र आपके लिए खुला है। सेना में जा सकते हो, रिसर्च में जा सकते हो, डेटा साइंस में आपके लिए काफी ज्यादा है। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान क्या रखना है बच्चों कि इंटरेस्ट आपका होना चाहिए और मेहनत करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, तभी आपको आगे बच्चों सक्सेस मिलेगी। अथवा आपको सक्सेस प्राप्त नहीं होगी तो आपका मन रुष्ट हो जाएगा, आप उदास रहने लगेंगे। अगेन वार्निंग लिखी हुई है, सिर्फ नंबर देखकर साइंस नहीं लें, ठीक है। सिर्फ नंबर देख करके आपको साइंस लेने की जरूरत नहीं है, आपको इंटरेस्ट देखना है, अपनी काबिलियत देखनी है और यह विश्वास करना है कि मैं इतनी क्षमता के साथ मेहनत कर सकूंगा क्या मैं इन सब्जेक्ट के साथ न्याय कर सकूंगा, इनको लेकर के मैं क्या उतना समय दे पाऊंगा, पढ़ पाऊंगा, उतने अच्छे से कर पाऊंगा कि नहीं। ये सारे प्रश्न करने के बाद आपको चूज करने हैं, ठीक है सर। अगर इससे कम सर मार्क्स आते हैं तो क्या करना है? मान लीजिए सर हमारे मार्क्स 90% नहीं आते हैं, 90% से कम है, तो अगर मान लीजिए इस कैटेगरी में बच्चों आप लोग आते हो 75 से 89%, जो कि मुझे लगता है कि बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे इसी कैटेगरी में फॉल होते हैं आजकल। 75% से लेके 89% के बीच अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटी जो है बच्चों, संभावनाएं आपके लिए दोनों खुली हुई होती हैं।
आप कॉमर्स वर्ग में भी जा सकते हो और साइंस वर्ग में भी जा सकते हो। देखने वाली ये बात है कि अगर कॉमर्स वर्ग से जाते हो तो आपके लिए बैंकिंग इत्यादि की जो सेवाएं हैं, बैंकिंग क्षेत्र आपका खुला हुआ है, सीए है, ये सब परीक्षाओं में आप जा सकते हो। वहीं फिर से मैं बोलूंगा, अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाने का अगर आपका है सपना, तो यहां पर भी आपके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। एक बार अगर आप अपने मन से पूछेंगे कि क्या मेरे पास उतनी क्षमताएं हैं और मेरा इंटरेस्ट है उधर पढ़ने का, तो आप जा सकते हो। क्लियर है बच्चों? बहुत अच्छे से आपको समझ में बात आ रहा है। तो साइंस ले सकते हैं आप, मैथ भी ले सकते हैं, और साइंस जो है वो स्ट्रांग है तो आप बायोलॉजी यहां पर ले जा करके, तो मैथ से आप इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स और बायोलॉजी से मेडिकल इत्यादि के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर करना चाहते हो तो जरूर लो। अगर आपके अंदर यह है कि 12th के बाद तुरंत मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहता हूं, मैं ग्रेजुएशन का इंतजार नहीं करता हूं, तो उनके लिए बच्चों साइंस के सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं। साइंस के सब्जेक्ट्स जो बच्चे चूज करते हैं उनको 12th के लेवल पे ही आपको करने को मिल जाता है कंपटीशन। दैट इज नीट का एग्जाम हो गया, आईआईटी जेई का एग्जाम हो गया, यह सारे एग्जाम बच्चों 12th के तुरंत बाद होते हैं। 12th इसके लिए नेसेसरी है। तो 12th के तुरंत बाद यदि जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं वे जरूर साइंस लेंगे, और जिनका ऐसा मन नहीं है, जो बैंकिंग इत्यादि सेवाओं में देना चाहते हैं, आगे सीए बनना चाहते हैं, अकाउंटेंसी संभालना चाहते हैं, उन बच्चों के लिए होगा कॉमर्स का चयन। तो वो कॉमर्स बच्चों ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे इससे संभावनाएं क्या बन जाती हैं बच्चों? कॉमर्स अगर अच्छा है तो आप बिजनेस में कर सकते हैं, बिजनेस अपना कर सकते हैं, इंटरेस्ट है उसमें। ठीक है, सीए है, सीएस है, बैंकिंग इत्यादि की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों तो भी कर सकते हैं, है ना। बड़े बड़े बिजनेसमैन को अकाउंटेंसी संभालने के लिए कॉमर्स वर्ग के बच्चों आवश्यकता पड़ती है। तो अगर आप अच्छे से बीकॉम इत्यादि कर लेते हैं, फिर एमकॉम कर लेते हैं, तो आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। आप अकाउंटेंट का पद संभाल सकते हैं, जिसमें आपको एक अच्छा खासा वेतन भी मिलता है। तो सरकारी और प्राइवेट दोनों वर्ग में ये जॉब्स अवेलेबल होती हैं, यहां पर आप अच्छा वेतनमान में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, अगर सर जी हमारा 60% से 74% मार्क्स है तो बताइए क्या लें? तो फिर मैं कहूंगा थोड़ा सा स्मार्टली सोचो, दिमाग से सोचो। भाई अगर आपने पूरी मेहनत की है, 10th में पूरी मेहनत की, और पूरी मेहनत के बाद भी आपके 60 to 74% मार्क्स आए हैं, तो थोड़ा सा सोचो, क्योंकि इस परसेंटेज में आपको कॉमर्स एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, कॉमर्स क्यों अच्छा ऑप्शन है? क्योंकि ये वे बच्चे हैं जिन्होंने पूरी मेहनत तो की है, लेकिन उनका क्राइटेरिया ये रहा। इसका अर्थ क्लियर निकल रहा है कि वो 11th 12th में भी मेहनत करेंगे तो 4-5% बढ़ सकते हैं, लेकिन उनसे आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नीट हुआ, आईआईटी जेईई हुआ इत्यादि निकालना शायद कठिन पड़ जाए, शायद कठिन पड़ जाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं निकाल सकता है, बिल्कुल निकाल भी सकता है, मेहनत करेगा तो निकाल लेगा, लेकिन शायद वो अगर इस कैपेबिलिटी में है कि उसने इतनी मेहनत की है तो इतना मार्क्स आया है, तो नीट आईआईटी जेईई का शायद एग्जाम ना क्रैक कर पाए। तो उसके लिए कॉमर्स बिल्कुल एक मतलब किसको कह सकते हैं कि स्टैंप लगा करके पक्की बात कही जा सकती है कि उन बच्चों के लिए कॉमर्स एक अच्छा होगा, क्योंकि कॉमर्स एक बड़ी फील्ड उनके लिए देता है, मतलब ज्यादा ऑप्शन दे देगा उनको एक अच्छी नौकरी इत्यादि हासिल करने में, अथवा अध्यापक बनने में, अथवा अपना बिजनेस स्टार्ट करने में भी कॉमर्स की बड़ी भूमिका होती है। कॉमर्स वालों को ये सब बहुत बढ़िया से आता है। तो अकाउंटेंसी संभालने को मिल सकता है, बिजनेस स्टडीज में जा सकते हैं, और इकोनॉमिक्स, भाई देश की हमारे जो खर्चा खराबा जीडीपी, भाई इकोनॉमिक्स ही तो है। तो ये कई क्षेत्रों में इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है, उस क्षेत्र में भी जाकर के आप संभाल सकते हैं चीजें। आर्ट यहां पर एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन सकता है। आर्ट में क्या क्या ले सकते हैं बच्चों? आर्ट के वो सब्जेक्ट्स बन सकते हैं जैसे आपका है पॉलिटिकल साइंस, जिसको कहते हैं राजनीति शास्त्र, जियोग्राफी, भूगोल, हिस्ट्री हो गया आपका इतिहास। ठीक है, अब अगर कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 60 से 70% को कमजोर मान रहे, तो मैं कमजोर नहीं कह रहा हूं, कमजोर नहीं है का मतलब कमजोर नहीं है, सही स्ट्रीम चुनना ज्यादा जरूरी है। आपने 10th में पूरी मेहनत की है, लेकिन पूरी मेहनत के बाद भी यदि इतने मार्क्स आए हैं तो ये थोड़ा सा शो कर रहा है, क्योंकि अभी 2 सालों में आप कितना ज्यादा इंप्रूव करोगे, 5%, 10%, 15% बच्चों आप पे भार पड़ेगा। ठीक है ना, तो आपको 12th के बाद ही अगर आत्मनिर्भर बनना है तो स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, अच्छा सोचना पड़ेगा, तब आप अपने लिए अच्छा डिसीजन बच्चों ले पाएंगे। चलिए
अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका 50 to 59% मार्क्स आने वाला है, ठीक। तो वो टेंशन में भी हो सकते हैं ये चीज देख के, सर 50 to 59% यानी सर हमारा तो कुछ भी नहीं होगा। तो उन बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं प्लीज आप टेंशन ना लो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हमारा कुछ भी नहीं होगा। पहली बात, रिजल्ट आने दीजिए, रिजल्ट आकर के आप अपनी कॉपी को ध्यान से देखिए, अपने रिजल्ट को देखिए, क्या आपने जो एग्जाम में किया था बच्चों, जो आपने एग्जाम में किया था उसके अनुरूप आपका रिजल्ट आया है कि नहीं। पहली बात दिमाग में आपके चलना चाहिए। आपके दिमाग में यह चल रहा है कि सर मैंने इंग्लिश भरपूर किया था, साइंस भरपूर किया था, लेकिन मुझे मार्क्स उतने नहीं मिले हैं, तो आप कॉपी रीचेक के लिए पिटीशन डाल सकते हैं। उसमें कुछ फॉर्म वगैरह की होती हैं चीजें, फॉर्म आप भर करके कॉपी रीचेक करवा सकते हैं। अथवा आप जा सकते हैं बच्चों, कहां पे आप जा सकते हैं, दैट इज आप रीचेक कॉपी में जा सकते हैं अथवा कंपार्टमेंट परीक्षा में भी जा सकते हैं। लेकिन यदि आप इतने मार्क्स से संतुष्ट हो जाते हैं, आप इतने मार्क्स से संतुष्ट हो जाते हैं कि ठीक है 50 to 60% मेरा आया है, मैं संतुष्ट हूं सर जी, तब फिर आपके लिए क्या है, तो मैं कहूंगा प्लीज बच्चों आप आर्ट्स को ही लें, आर्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स लें, क्योंकि इसके बाद आप आईटीआई, पॉलिटेक्निक इत्यादि में आप जा सकते हैं। स्किल बेस्ड चल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के कोर्सेज बहुत सारे स्किल सिखाने वाले चल रहे हैं, स्किल बेस्ड कोर्सेज में जा सकते हैं और वहां से स्किल सीख करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और कई ऐसी कंपनियां हैं प्राइवेट सेक्टर की भी और गवर्नमेंट में भी कई ऐसी जॉब्स निकलती हैं लेवल ग्रुप बी की, ग्रुप सी की, जिसमें आप एग्जाम दे सकते हैं और आप एक अच्छे अधिकारी पद पे भी बच्चों जा सकते हैं। वैसे आज के समय में देखा जाए तो डिग्री से ज्यादा, जैसे कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि आज के समय में स्किल देखी जा रही है कि आपके पास कार्य करने की क्षमता है कि नहीं। डिग्री ठीक है तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन काम जो आपने डिग्री के अनुरूप काम सीखा है कि नहीं। कई बच्चे डिग्री तो ले लेते हैं लेकिन उनको प्रायोगिक कार्य ही नहीं आते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए उन बच्चों की बात कर लेते हैं जिनका परसेंटेज काफी कम रहने वाला है। तो अगर 50% से कम हुआ है तो बिल्कुल ये परेशान होने की जरूरत नहीं कि सर अब हम मर जाएं क्या, सल्फास की गोली खा लें या कहीं नदी में कूद जाएं या हम किसी को मुंह ना दिखा सकें। तो ऐसा नहीं होता बेटा, हर साल लाखों लाख बच्चों का रिजल्ट ऐसा आता है, परसेंटेज कम होता है। और हमारे ही समाज में ऐसे बच्चे हैं जो 50% से कम मार्क्स ला करके भी बहुत अच्छा करके दिखाया है, उन्होंने दुनिया में अपना नाम रोशन किया है। बस आपको अपने आप को स्वीकारना आना चाहिए। जब आप अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं तो दुनिया कैसे स्वीकार करेगी। तो अगर आपसे गलती हुई है तो उस गलती को पहले मानिए कि मैंने साल भर पढ़ाई नहीं की है सर जी, इसीलिए ऐसा हुआ है। और यदि साल भर पढ़ने के बाद भी 50% मार्क्स आया है, इसका अर्थ यह हुआ कि आपका पढ़ाई के प्रति रुझान कम है, अन्य चीजों के प्रति, मान लीजिए खेल के प्रति हो सकता है या किसी अन्य स्किल के प्रति, डांस के प्रति, म्यूजिक के प्रति यहां पर हो सकता है। तो फिर आपको उस वर्ग की पढ़ाई बच्चों करनी चाहिए, है ना। मान लीजिए संगीत में आपकी ज्यादा रुचि है तो लखनऊ में यहां भात खंडे है, उसमें जाइए, आप एग्जाम दीजिए, उसमें अपना करवाइए दाखिला, प्रथम वर्गीय, द्वितीय वर्ग, वहां से पढ़ाई कीजिए म्यूजिक के लिए, ठीक है ना। नृत्य पसंद है तो नृत्य वाले क्षेत्र में जाइए, किसी को क्रिकेट इत्यादि बहुत पसंद होगा तो उस खेल वर्ग को पकड़ लीजिए। अथवा मार्क्स बहुत कम आए हैं, फेल होने का ऐसा डर है तो आप कंपार्टमेंट परीक्षा जैसे भी मौके आप दे सकते हैं, तो कंपार्टमेंट परीक्षा दे दीजिए। या फिर लगता है कि सर 50% से क्या ही होगा, आगे हर जगह परसेंटेज देखी जाती है, तो एक आपके लिए ओपन बोर्ड स्कूल का मौका है। ओपन स्कूल जो है बोर्ड, इस पे मैं पूरा एक वीडियो ला दूंगा, आपको अच्छे से मिल जाएगा। तो ओपन स्कूल बोर्ड एक होता है जिसके द्वारा आप एग्जाम दे करके उसी ईयर में पास कर लेते हैं। आपने लिखा हुआ देखा होगा, फेल छात्र इसी साल पास करें, तो वो ओपन बोर्ड स्कूल का होता है और इसकी पूरी मान्यता पूरे भारतवर्ष में होती है। हर जगह ये ओपन स्कूल बोर्ड का एग्जाम अलाउ होता है और मांगा जाता है। इसकी मार्कशीट जो है हर जगह कैपेबल होती है, लग जाती है, आपको कहीं भी एडमिशन या नौकरी देने से इसको रोका नहीं जा सकता है। नीट, आईटी, जेई जैसे क्षेत्रों में भी अब ये ओपन स्कूल के बोर्ड की मार्कशीट अपने आप कैपेबल है, ठीक है, मानी जाती है, एक अच्छी वो मानी जाती है। फिर वोकेशनल कोर्स भी आप कर सकते हैं। वोकेशनल कोर्स की मैंने बात की जिनमें आपको क्षमतावान बनाया जाता है, कैपेबल बनाया जाता है, तो वोकेशनल कोर्स भी कराए जा सकते हैं। जैसे आपको कारपेंटर का है, लोहार का कार्य है, कटिंग का कार्य है, ठीक है, जैसे आपका आ जाता है डिजाइनर का कार्य हो गया, आर्किटेक्ट का कार्य, ये सब कार्य हो गया। तो ये सारे कार्य भी आपको सिखाए जाते हैं जिससे आप क्या अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बहुत जल्दी बच्चों, ठीक है।
मार्क्स, फिर मैं कहूंगा मार्क्स जो है आपकी जिंदगी का फैसला बच्चों नहीं करते हैं, इसलिए कभी भी अपने साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए। जो बच्चे कम मार्क्स आने पे अपने साथ कुछ गलत कर बैठते हैं, उन बच्चों को मैं समझा रहा हूं, मार्क्स आपकी जिंदगी का फैसला नहीं करते हैं। यह आपका टोटल इंटरेस्ट करता है, आपकी मेहनत करने की क्षमता करता है, और आपका लगातार अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की भावना करती है कि आप जीवन में क्या बनेंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, कुछ बनने से ज्यादा कुछ करने का मादा आपके अंदर होना चाहिए। आपने कुछ बनने का ठाना है, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले भी आपके अंदर कुछ करने का मादा होना चाहिए कि मुझे जीवन में कुछ करना है। कुछ अर्थात मतलब कुछ ऐसा करना है जिसके द्वारा मेरे अंडर 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग कार्य कर सकें। एक व्यक्ति नौकरी करता है, यदि आप नौकरी करने जाते हैं तो आप नौकर हैं किसी के, आप नौकरी कर रहे हैं, अर्थात किसी के आप अंडर रह करके काम करेंगे। वहीं पर आप कोई बिजनेस कर देते हैं या कुछ ऐसा स्टार्टअप कर देते हैं जिससे 10 परिवारों को, 20 परिवारों को या 100 परिवारों को नौकरी मिल जाती है, तो सोचिए 100 परिवारों का पालन पोषण आपके द्वारा होता है, उन 100 परिवारों की दुआएं आपको लगती हैं, साथ ही आपको स्किल भी हो जाती है और आप बहुत अच्छे से अपने बिजनेस को हैंडल करते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा नाम भी कमाते हैं, और आने वाली पीढ़ी को शून्य से आरंभ नहीं करना पड़ता। नौकरी के क्षेत्र में सबसे खराब बात यही है कि पिताजी ने भी शुरुआत से नौकरी की तो शून्य से ही उनकी शुरुआत हुई, 0 रुपए ही, भाई नौकरी से पहले 0 ही कमाते थे, और उनका बेटा भी अगर नौकरी से ही शुरुआत करेगा तो नौकरी से पहले बच्चों वो 0 ही कमाएगा। लेकिन बिजनेस करने वालों में ऐसा नहीं होता है। अगर पिताजी ने एक अच्छा खासा बिजनेस पीछे छोड़ दिया है तो आगे बेटा उस जगह से आरंभ करेगा जहां पिताजी ने छोड़ा है। मान लीजिए पिताजी ने 2.5-3 करोड़ रुपए की पूरी कोई दुकान बना के गए हैं, तो अब बेटे की शुरुआत 0 से नहीं, 2.5-3 करोड़ के बिजनेस से होगी, जहां पर बेटा स्किलफुल होकर के उसको 10 करोड़, 15 करोड़ और 50-250 करोड़ तक भी ले जा सकता है। आई होप सो बच्चों, बहुत अच्छे से हर चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स मेरा खुला है, कमेंट में जाकर के आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सभी बच्चों को अवश्य कमेंट बॉक्स में जाकर के जवाब दूंगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्यार।